हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कोलरास के नियम को पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया है। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है फैराडे का नियम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों नियम को जरूर देखिएगा। दोनों वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें दूसरे फ्रेंड तक। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम सीखते हैं कोलरास का नियम। देखिए, कोलरास के नियम को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक समीकरण लिखता हूँ, ध्यान देना। सोडियम, कोई भी विद्युत अपघट जब यह पूर्णतः आयनित हो जाता है, ठीक है, ये पूर्णतः क्या होता है, आयनित हो जाता है, तो ये अपने आयन देने लगते हैं। फिर बेरियम क्लोराइड, बेरियम 2 धनायन, क्लोराइड 1 ऋणायन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास देखेंगे बेरियम 1 है तो यहाँ पास 1 होगा, क्लोराइड 2 है तो यहाँ पास हम 2 लिखेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पास लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम 3 धनायन और सल्फेट 2 ऋणायन, ठीक है। अब यहाँ पास देखते हैं कि एल्युमिनियम यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए 2 लिख देंगे। सल्फेट यहाँ पास 3 है और यहाँ पास 1 है, इसलिए हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक बात है। अब देखिए, तो कोलरास का जो सूत्र है वह यह कहता है कि कोलरास का सूत्र क्या है, डेल्टा एम इक्वल एक्स डेल्टा 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 इनफाइनेट सी प्लस वाई डेल्टा इनफाइनेट ए, ठीक है। चलिए, सबका पहले मैं मतलब बता देता हूं। डेल्टा एम को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया ना, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है डेल्टा एम, पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 में पढ़ाया है। क्या पढ़ा है पार्ट 3 में, डेल्टा एम बराबर मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको, आणविक चालकता, ठीक है। तो क्लास को देखिए, ठीक है, जितने सारे क्लास हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला चीज, जब मैं क्लास की शुरुआत कर रहा था तो शुरू क्लास में मैंने हर शब्द का मतलब बता दिया था ताकि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में आसानी हो। अब आइए क्लास पर चलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आणविक चालकता, क्या बोलेंगे, आणविक चालकता। याद आया आपको। चलिए, अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास किस चीज का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पास बना हुआ है इनफाइनाइट का चिन्ह, यानी कि अनंत का चिन्ह। हम इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते कि 7.323232 बार बार लिखा है, फिर हम इसको डैश डैश लगा देते हैं। तो डैश डैश लगाने का मतलब यह होता है कि यह इसकी संख्या अनंत है, यानी कि हम गिनती नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं, हम इस डैश डैश को रोकने के लिए 7.32 और यहाँ पास इसको बार लगा देते हैं। जिस संख्या की बारंबारता, यानी कि बार बार प्रयोग हो रहा है, उस संख्या के ऊपर हम बार लगा देते हैं। चलिए, हम मैथमेटिक्स पर आगे, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पास, बस यहाँ पास इसको समझ लीजिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। तो हम यहाँ पास लिखेंगे अनंत तनुता, अनंत तनुता पर, बस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अनंत तनुता पर सी मतलब कैटायन, सी को हम बोलते हैं कैटायन यानी कि धनायन, कैटायन, और इसको ए को बोलते हैं एनायन। कैटायन को हम बोलते हैं धनायन और एनायन को बोलते हैं ऋणायन, ठीक है। तनुता पर धनायन की चालकता, और इसको बोलेंगे हम अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता, ठीक है। समझ गए बात को। सूत्र में क्या है, सूत्र में ध्यान देना है पास।
अनंत अनंतता पर आणविक चालकता, अनंत अनंतता पर धनायन की चालकता, अनंत अनंतता पर ऋणायन की चालकता। इसको यदि आपने समझ लिया कि यहाँ पास क्या लिखा हुआ है तो डिफिनेशन बनाना बहुत भी आसान हो जाएगा। तो प्लीज यहाँ ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। ये अनंत अनंतता पर आणविक चालकता, इसको बोलेंगे अनंत अनंतता पर धनायन की चालकता, और इसको बोलेंगे अनंत अनंतता पर ऋणायन की चालकता। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो समीकरण में लिखा है, इस समीकरण का इससे क्या ताल्लुक है समझना ध्यान से। यहाँ पास लिखा हुआ है NaCl, NaCl का हमें क्या निकालना है, आणविक चालकता NaCl, ये हो जाएगा डेल्टा एम, ठीक है। फिर लिखा हुआ है Na धनायन, तो बराबर हो जाएगा Na धनायन और यहाँ पास डेल्टा C, ठीक है। यहाँ पास यक्स भी लिखा हुआ है, तो यक्स का मतलब एक की मल्टीप्लाई होती है, आप सबको पता है, एक को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, डेल्टा ए, एक की जगह में Cl ऋणायन है, ठीक है, ऋणायन है ये वाला है, और यहाँ पास भी एक लिखा हुआ है, एक हमें प्रदर्शित नहीं करते तो एक यहाँ हम लिख देते हैं, किसके जगह में, y की जगह में, ठीक है, ये समझ गए। तो इस सूत्र में हम किसी भी सूत्र पर फिट कर सकते हैं, बेरियम पर भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पास मैं यहाँ पास लिख के दिखा देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, ध्यान देना, डेल्टा यम बेरियम क्लोराइड बराबर हो जाएगा, यक्स की जगह है यहाँ पास 1 लिखा हुआ है, डेल्टा एम सी बेरियम 2 धनायन, ठीक है, प्लस y की जगह में यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, यहाँ पास 2 है तो 2 कर देंगे, और डेल्टा ए क्लोराइड ऋणायन, ठीक है। बस इस प्रकार से हम इस सूत्र को, इस समीकरण को इस सूत्र के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए, इस चीज़ को यदि आपने समझ लिया है, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, डिफिनेशन बनाना, ठीक है। पिछले क्लास को लगातार देखते आ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं कैसे सूत्र से डिफिनेशन बनाता हूँ, कैसे मैंने सूत्र से डिफिनेशन बनाया, यदि आपने इस तरीके को देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, तो चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इस डिफिनेशन को, ठीक है, कोलरास के डिफिनेशन को इन शब्दों का प्रयोग करके बनाइए। इन शब्दों के प्रयोग करके क्या करना है, बनाना है। मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, फिर आप आपने जो लिखा है और फिर जो यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ, उन शब्दों को अच्छे से मिलाइएगा कि आप क्या सूत्र से डिफिनेशन बनाना सीख चुके हैं या अभी नहीं, ठीक है। कितनी कमी है वो सब आप अपने आप में परीक्षण करें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पास डिफिनेशन लिख रहा हूँ और आप बनाकर दिखाइए। चलिए आप भी लिखिए, मैं भी लिख रहा हूँ। अनंत तनुता पर समस्त विद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनित होते हैं, तब अनंत तनुता पर आणविक चालकता, कॉमा अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन
की चालकता के योग के बराबर होता है। कंप्लीट। आप लोगों का कंप्लीट हुआ क्या? चलिए मिला लीजिए। अनंत अनुता पर समस्त विद्युत अपघट्ट जब यहाँ पर जब क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, तब क्या होता है, अनंत अनुता पर आणविक चालकता, कॉमा अनंत अनुता पर धनायन की चालकता और अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। किस किस को ये डिफिनेशन समझ में आ गया है और किस किस को नहीं आया है? किस किस को डिफिनेशन समझ में आ गया? कमेंट पर जरूर बताइए। ठीक है, अब समझिए बात को, मेरे बात को। तो सबसे पहला एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम जब समझाएंगे तो पूरा ये खराब हो जाएगा बोर्ड, है ना। तो पहले आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को। देखिए, अनंत अनुता पर समस्त विद्युत अपघट्ट जब पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पास उदाहरण क्या लिए थे, NaCl। NaCl क्या होता है, जब पूर्णतः आयनित होता है, यानी कि Na धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन दे देता है। जब ये NaCl पूर्णतः आयनित हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये जब पूर्णतः आयनित होते हैं तो अनंत अनुता पर इसकी आणविक चालकता, ठीक है, जब कोई विद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनित हो जाता है तब इसकी जो आणविक चालकता होती है, किसकी, NaCl की, या फिर कोई भी अन्य विद्युत अपघट्ट की, ठीक है, NaCl ही नहीं, किसी अन्य विद्युत अपघट्ट की हम बात कर सकते हैं। तो अनंत अनुता पर आणविक चालकता, देखिए यहाँ पास जो शब्द लिखा हुआ है बस मैं इन्हीं शब्दों को यहाँ लिख दिया हूँ। ध्यान देना, यहाँ पास मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, इन शब्दों को उठाकर यहाँ रख दिया, फिट कर दिया। क्या क्या फिट किया हूँ देखना, यहाँ पास से, यहाँ से देखना, अनंत तनुता पर आणविक चालकता लिखा हुआ है, अनंत तनुता पर आणविक चालकता, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, अनंत तनुता पर आणविक चालकता, ठीक है। फिर मैंने कॉमा लगाया है, इसका विशेष ध्यान देना है। कॉमा मतलब होता है आपको थोड़ा सा रुकना है, और जहां थोड़ी सी रुक कर आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनंत तनुता पर धन आयन की चालकता, अनंत तनुता पर धन आयन की चालकता, ओके। फिर मैंने एक शब्द जोड़ा है और, केवल और जोड़ा है, बस हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अनंत तनुता पर ऋण आयन की चालकता, अनंत तनुता पर ऋण आयन की चालकता लिखा हुआ है। जो जो शब्द यहाँ लिखा हुआ मैंने बस इन्हीं को यहाँ लिख दिया है। अब आगे समझना, चालकता याद तक हो गया। के योग मतलब किसका योग, धनायन चालकता और ऋणायन की चालकता का योग, देख रहे हैं योग, ये योग दिख रहा है, यहाँ पास आपको योग दिख रहा है। ये योग जो है किसके बराबर होता है, आणविक चालकता के बराबर होता है, के बराबर होता है, बराबर का चिन्ह यहाँ पास बना हुआ है। तो किसके बराबर होता है, ये दोनों इसके बराबर होते हैं। सीधे सीधा दिख रहा है हमको कि ये दोनों के योग जो है, दोनों का योग किसके बराबर है, आणविक चालकता के बराबर है। बस हमको यही चीज यहाँ पास क्या करना था, लिखना था। देखने में तो ये डिफिनेशन कितना बड़ा है, यानी कि 1 2 3 4 5 5 लाइनों में लिखा हुआ है डिफिनेशन, और देखने में लगता है यार बिल्कुल भी याद नहीं होगा, लेकिन इसको तरीके और सिस्टम से पढ़ा जाए तो बिल्कुल भी लिखना भी आसान है। और यदि आपको ये भूल भी गया है ना, तो ये डिफिनेशन यदि आपको याद, ये सूत्र बस याद रह गया, ये सूत्र भर याद रह गया तो सब कुछ आप लिख लेंगे, यकीन मानिए इस चीज़ को। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान से एक दो बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए, तो फ्रेंड्स हम कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट पर सीमांत आणविक चालकता, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आयनन का वियोजन पढ़ेंगे, और तीसरा जो पढ़ेंगे अल्प विलेय लवण की विलेयता की गणना, ठीक है। पहला नंबर है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के सीमांत
आणविक चालकता। ठीक है, चालकता की क्या करना, हमें गणना करना है। देखिए फ्रेंड्स, आणविक चालकता की जो गणना हमें करना है, अभी तक हमने सूत्र जो पढ़ा कोलरास के नियम का, डेल्टा एम इक्वल क्या पढ़ा हमने, एक्स डेल्टा सी प्लस वाई डेल्टा एम बस ए। ठीक है, तो इस सूत्र के उपयोग के माध्यम से दुर्बल विद्युत अपघट्ट का सीमांत आणविक चालकता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक मैं यहाँ पास जो उदाहरण लेने वाला हूँ, एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, एक यहाँ पास हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। एक न्यूमेरिकल प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िए इसको। COOH Na, इसकी जो आणविक चालकता है वो दिया है इस प्रकार से, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ में आए। ठीक है, CH3COONA, इसके जो आणविक चालकता दिया हुआ है यहाँ पास, मैं लिख देता हूँ कितना दिया हुआ है यहाँ पास, 91 दिया हुआ है। ठीक है, फिर HCl, इसका जो आणविक चालकता कितना दिया हुआ है, 426 दिया हुआ है। ठीक है, HCl, और एक दिया हुआ है NaCl। ऑल राइट, NaCl के जो आणविक चालकता दिया है आपको कितना, 126 चालकता निकालनी है CH3COOH की। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, यदि हम इसको, ये जैसे विलयन है, विद्युत अपघट्ट है, ये अपने आयन कैसे देगा, CH3COO ऋणायन, सॉरी ऋण आयन को हम पहले लिख रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, हम धन आयन को पहले लिख देते हैं। ठीक है, यानी धनायन और CH3COO ऋणायन। ओके, अब क्या करेंगे, इसका भी कर लेते हैं, H धनायन प्लस Cl ऋणायन, इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेते हैं, यानी A धनायन प्लस Cl ऋणायन। ठीक बात है। अब देखिए, उससे कहने का तात्पर्य पूरा का पूरा यह है कि ये सबका हम प्रयोग करके, इन सबको प्रयोग करके जोड़ घटाकर जैसा भी हमको ये बनाना है। जब हम इसको हमें प्राप्त करने के लिए ध्यान देना, हमारे पास CH3COO ऋणायन और हमारे पास H धन आयन, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस विद्युत अपघट्ट की हमें यदि आणविक चालकता ज्ञात करना है तो हमें कौन कौन से धनायन ऋणायन चाहिए, H धन आयन और CH3COO ऋणायन। हमारे पास ये तीन सूत्र, ये तीन समीकरण दिए हुए हैं। अब हम तीनों समीकरण पर चलते हैं। तीन समीकरण को ऐसे फिट करना है कि हमें ये प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, ये। ठीक है, इसको ध्यान में नोटबुक पर नोट करके रख लीजिए इसको, क्योंकि हम लास्ट में यही लाने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, ये वाली जो लाइन है इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी लिखना भी सीखिए इसको। ठीक है, चलिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, क्योंकि हमको CH3COOH का उसको जो विद्युत अपघट्ट थे, उसके जो आयन थे उसमें बदलना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पास दिमाग ये लगाते हैं, हम आप यहाँ पास ये समझते हैं, देखिए हमारे पास CH3COH यहाँ है, CO ऋणायन यहाँ पास है, H धनायन यहाँ पास है, लेकिन हमारे पास देखिए ये भी है, Na है और ये Cl भी है ना, और यहाँ पास Na है, ओके, और ये Cl भी है। ठीक है, ये Cl है। देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ें, यदि पहले वाले समीकरण को 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, तीनों समीकरण को हम नाम दे देते हैं। यदि एक समीकरण और दूसरे समीकरण को यदि हम जोड़ दें, ठीक है, ये दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ देते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, इस तरफ का बस देखेंगे। ठीक है, इस तरफ का हम देखते हैं, Na धनायन प्लस CH3COO
ऋणायन धन H धनायन प्लस Cl ऋणायन। ठीक बात है, हमको ये प्राप्त हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ पास हमको जो चाहिए यहाँ पास तो मिल रहा है। यदि हम ये दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो हमको ये तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन इनके साथ साथ ये भी आ गए, ये दो अलग से आयन आ गए। अब इसको कैसे हटाएंगे, इन दोनों को हम कैसे रिमूव करेंगे? तो हम ये जो तीसरा समीकरण दिया हुआ है, ये तीसरा समीकरण इसको बैलेंस कर देगा। कैसे करेगा? यदि इन दोनों समीकरण के जोड़ को, ध्यान देना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त होता है। और समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने के बाद हमें ये मान लीजिए, हम चौथे इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम इस चौथे इक्वेशन को इस चौथे इक्वेशन में हम इस तीसरे इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान देना, ये हमारे पास Na है धनायन, जैसे लिखा है वैसे हम लिख देते हैं, प्लस CH3COO ऋणायन प्लस H धनायन प्लस Cl ऋणायन। ठीक है, ये था। अब ये चीज़ जो हमारे पास है इस इक्वेशन पर, जो ये तीसरे नंबर इक्वेशन पर दिया हुआ है, इसको माइनस करना है। तो माइनस जब करेंगे तो ध्यान देना, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। तो माइनस करते समय क्या गलती करते हैं, जैसे हमको माइनस करना है तो सीधे लिख दे Na प्लस ऋण यहाँ पास धन Cl, जो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन को पूरे माइनस कर रहे हैं तो ये पूरे माइनस हो जाएंगे। तो इसको हमेशा कोष्टक पे रखें। किस पे रखें? कोष्टक पे। अब इसका कोष्टक जब खोलेंगे तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि क्या प्राप्त होगा हमारे पास? यानी धनायन प्लस CH3CO ऋणायन प्लस H धनायन प्लस Cl ऋणायन। अब माइनस खोल दीजिए, माइनस Na धनायन और माइनस प्लस माइनस ऋणायन। ठीक है, क्या होगा? सोडियम धनायन, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे डियर? कट जाएगा, ये भी कट गया। ओके, और यहाँ पास क्लोरीन ऋणायन में है। ठीक है, ऋणायन, ठीक, यहाँ पास क्लोरीन जो है यहाँ पास धनात्मक है, यहाँ पास क्लोरीन ऋणायन किस में है? ऋणायन में है, तो ये भी कट जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास? मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पास। हमारे पास क्या बचा? केवल क्या बचा हमारे पास? CH3COO ऋणायन, ये वाला बचा, और H धनायन, जो हमें क्या करना था? प्राप्त करना था। ठीक है, ये हमको प्राप्त करना था। ध्यान देना, अभी ये पूरा यहाँ पास समाप्त नहीं हुआ, आंसर आपका नहीं आया हुआ है। अभी सिर्फ हम ये समझने का प्रयास किए हैं कि हम किस CH3COOH की हमें यदि आणविक चालकता निकालना है तो कैसे हम इस इक्वेशन को फिट करें। तो हमने फिट करके देख लिया। हमने क्या क्या किया, पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दिया तो हमें ये वाला पूरा प्राप्त हुआ। इसमें हमने ये 3 नंबर समीकरण 3 को हटा दिया तो हमें यह प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ी समझने में आपको मदद मिलेगा। जब हम पहले नंबर और दूसरे नंबर को जोड़ रहे थे, ये जोड़ा हमने पहले और दूसरे नंबर को, तो इनके जो आणविक चालकता के जो मान दिए हुए हैं तो ये भी तो जुड़ेंगे। असली खेल तो यही है, असली खेल यही है। बस इसके जो नंबर को हम कैसे काउंट करें, इसको हम पता करने के लिए ये जो पहले खेल चल रहा था, केवल हमको ये प्राप्त करना था। तो ये हमने कैसे प्राप्त किया? 1 और 2 को जोड़ा तो इसके भी नंबर जो हैं आणविक चालकता ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको इक्वल कर लीजिए। तो इक्वल करने पर क्या होगा? 6 1 7 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ओके, ये आ गया। हम इसको इक्वेशन क्या दिए थे? 4 नंबर दिए थे। अब 4 में -3 कर दीजिए तो इस 4 की जो ये 4 नंबर पे आया, क्या आया? 517 आया था। ओके, माइनस करेंगे किसको? 126.5। इसको यदि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10 में 5 के 5 और यहाँ पास 0 हो जाएगा। 11 में
2 गए तो 9 बचेगा और 5 में 1 गए तो 4, 5 में 2 गए तो 3, ठीक है 390, ठीक है। अब डियर ये आंसर आ गया। अब खेल ख़त्म हो गया, अब खेल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पास यहाँ पास जो आणविक चालकता है, अनंत तनुता पर आणविक चालकता, ठीक है, डेल्टा अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान जो आया है कितना है 390.5, ठीक है। इसलिए खेल यहाँ समाप्त होकर यहाँ पास आ गया, ठीक है। बस हमको करना इतना था कि इन दोनों को जोड़कर इस पर घटाना था, लेकिन सबसे बड़ा जो खेल चलता है कि हम ये चीज़ कैसे प्राप्त करें। इसको प्राप्त करने के लिए हमने सारे चीज़ें फॉलो किए, 2 इक्वेशन को जोड़ा, तीसरे इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद घटाया। तो जैसे जैसे वो कैसे भी प्राप्त हो, बस हमें ये चाहिए था। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से। वियोजन की मात्रा, इसका जो फार्मूला होता है आणविक चालकता और अनंत तन्यता पर आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ताप को हम कांस्टेंट रख देंगे, स्थिर कर देंगे, तो स्थिर ताप पर ये लिखना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। स्थिर ताप पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा, यानी कि क्या मात्रा मतलब क्या, अल्फा कॉमा लगाइए, अल्फा ये क्या है, भी है, तो हम यहाँ पास भी लिख देते हैं या फिर आयतन लिख दीजिए, ठीक है। तो V पर क्या है, ये डेल्टा एम को क्या बोलते हैं, आणविक चालकता बोलते हैं। तो V पर आणविक चालकता और अब यहाँ पास इनफाइनाइट का चिन्ह बना हुआ है, यानी कि अनंत तनुता पर आणविक चालकता, डेल्टा एम को हम आणविक चालकता बोलते हैं, आणविक चालकता। अब जरा बताइए यहाँ पास इनका क्या है, इन दोनों का क्या है, ये दोनों बट्टे में है यानी अनुपात में है, तो क्या लिखेंगे, V पर आणविक चालकता और अनंत तन्यता पर आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होता है। कौन बराबर होता है, ये आयनन। जो आयनन की मात्रा है, ये आयनन की मात्रा आयतन पर आणविक चालकता और अनंत तन्यता पर आणविक चालकता के अनुपात, ये ना अनुपात के बराबर होता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आया कि स्थिर ताप पर यानी कि T कांस्टेंट होगा, यदि ताप स्थिर है तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा V पर आणविक चालकता और अनंत तन्यता पर आणविक चालकता का जो अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ के यहाँ पास विशेष ध्यान देना, यहाँ पास अनंत लिखा हुआ है और यहाँ पास भी लिखा हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पास लिख लीजिए और ठीक है, तो V बराबर यहाँ पास V तनुता, आयतन तनुता पर, ठीक है, यहाँ पास भी लिख लीजिए, यहाँ पास डेल्टा V m है। अभी आपने इसको पढ़ा कोलराज के इक्वेशन पर, तो आप इसको इस प्रकार से ओपन भी कर सकते हैं। डेल्टा यदि आणविक चालकता की वैल्यू ना दी हो, यदि आपको दिया हो डेल्टा m x c और डेल्टा y a की वैल्यू यदि आपको दी p और इसकी वैल्यू आपको q दिया हो, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको ना दिया हो, तो फिर आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास y अनंत C और A, ठीक है, इसको भी आप रख सकते हैं। ओके, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें।
तीसरा जो पढ़ने वाले हैं अल्प विलेय लवण की विलेयता, इसका जो सूत्र होता है डेल्टा यम इक्वल के इंटू भी। के इंटू भी किसका सूत्र है बताइए जरा। इसको जो होता है इसको हम आणविक चालकता कहते हैं। आणविक चालकता जो होता है ऐसे लिख सकते हैं कि जो आणविक चालकता है, आणविक चालकता आणविक चालकता यानी कि डेल्टा यम लिख सकते हैं या फिर हम यह जो होता है के इंटू भी कर सकते हैं। ओके, तो आणविक चालकता जो होता है, आणविक चालकता, ये पूरे हम आणविक चालकता बोलते हैं, आणविक चालकता। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं अभी हमने बताया अनंत अनुता पर आणविक चालकता। तो आणविक चालकता जो होता है, आणविक चालकता अनंत कॉमा अनंत तनुता पर आणविक चालकता के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आणविक चालकता है, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि आप पहचान पाए। ठीक है, इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं कि डेल्टा एम बराबर के इंटू इस प्रकार लिख सकते हैं 1000 बट्टे यहाँ पास यम होता है। ठीक है, चूँकि हम विलेयता का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए डेल्टा यम बराबर के इंटू 1000 बट्टे यस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्योंकि हम विलेयता शब्द का प्रयोग करेंगे इसलिए यम को हम मोलरता बोलेंगे, ये मोलरता के लिए होता है, और यस मतलब विलेयता। ठीक है, तो यदि मोलरता लिखा हुआ है, विलेयता लिख दिया तो घबराइएगा नहीं, इसी सूत्र का प्रयोग करना है। एक चीज़ और, हाँ, ये जो बार बार हम इसको यदि आपके पास से, ठीक है, और इस सूत्र को हम और डिफाइन कर सकते हैं यक्स डेल्टा अनंत कैटायन वाई डेल्टा अनंत एनायन। ओके, इस सूत्र का भी प्रयोग हम करके विलेय लवण की विलेयता की गणना हम कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पास अल्प विलेय लवण की विलेयता की यदि गणना करना है तो डेल्टा यम इसको हम आणविक चालकता कहते हैं, लेकिन यहाँ पास अनंत तनुता लग गया, यहाँ पास अनंत का चिन्ह लग गया हो, यानी कि अनंत तनुता पर आणविक चालकता बराबर किसके होता है, अनंत तनुता पर आणविक चालकता के बराबर होता है। तो यहाँ पास मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि आणविक चालकता जो होता है यानी कि डेल यम, ठीक है, ये आणविक चालकता जो डेल्टा यम होता है, डेल्टा यम या के भी अनंत तनुता पर आणविक चालकता यानी कि ये वाला के क्या होता है, इक्वल यानी कि बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कोलरास के नियम को समझा, उसके 3 प्रयोग को समझे आपने। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्लास बहुत बढ़िया समझ में आया है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम अगले क्लास में जो पढ़ने वाले हैं सेल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसको हम वर्णन कैसे करें, सेल का वर्णन कैसे किया जाता है, इसके साथ ही जो उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है वो समझना। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे उसे रटना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि हम सेल को रटेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो जो प्रक्रिया चल रही है यदि आप उसको समझ लिए तो बहुत अच्छा आप वर्णन भी कर पाएंगे। जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो भी रिएक्शन चल रही है, क्रिया विधि चल रही है, उसका भी वर्णन आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अगले क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।